42,500 के नीचे या उस स्तर के आसपास कारोबार होता हुआ काफ़ी फ्लैट बाजार दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में भी लगभग 83,578 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल लाल निशान में लेकिन काफ़ी सपाट कामकाज कर रहा है। मार्केट चेक में अगर हम फिलहाल मार्केट ब्रेथ देख लें तो 1495 एडवांसेस, डिक्लाइंस 1199 दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 बहुत मामूली तेज़ी के साथ कंट्रीब्यूट करता हुआ और स्मॉल कैप में भी कमोबेश उतनी ही 1.25% तक की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। तो सुबह की तेज़ी का मोमेंटम थोड़ा सा फिलहाल कमज़ोर होता हुआ बाजार में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तेज़ी है। कुछ काउंटर्स जैसे कि अगर हम हीरो मोटो देख लें, M&M देख लें, मारुति 2% की तेज़ी के साथ यहाँ पे कामकाज में है। मेटल्स आज के सत्र में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। NMDC, नाल्को, जिंदल स्टेनलेस अगर आप देखें तो इनमें 2 से 2.5% तक की तेज़ी है। और फार्मा का आज पूरा हाल, इनकी सेहत अच्छी लगती हुई दिखाई दे रही है। नाटको फार्मा, जनता फार्मा, इप्का लैब जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर हम अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो आज ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई दे रहा है और तमाम अपडेट्स भी लेकर आएंगे मिड डे मार्केट एक्शन के राउंड अप के लिहाज से। लेकिन हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, गौरांग हमारे साथ। गौरांग हाय, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। बाजार की चाल पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो फिलहाल डे वाइज तो बात नहीं होगी आपसे, लेकिन ओवरऑल मूड और माहौल समझना चाहें बाजार का, मैक्रोस से जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसके लिहाज से कितना कंट्रोल दिखाई दे रहा है, कितना बेहतर दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, बाजार को लेकर के दशा और दिशा तो एक तरीके से तय है निर्णायक तौर पर कि ऊपर की तरफ के दायरे बनने थोड़ी बहुत गुंजाइश ज्यादा लगती है कविता। दिक्कत यही है कि हमने पिछले हफ्ते बहुत ही तीव्रता से जो पड़ाव थे उसको पार किया और अच्छी बात यह है कि 25,400 के नीचे हम नहीं गए कल भी, और आज भी शुरुआत थोड़ी बहुत सामान्य स्तर पर हुई, लेकिन फिर ऊपर गए और फिर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई है और अब करीबन 25,500 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो सोमवार को भी हम जब आपके हमारी चैनल लीटिना स्वदेश से जुड़े थे तो हमने कहा था कि 25,400 25,500 ये एक नीचे का स्तर है और ऊपरी तरफ जो दायरा हमें दिख रहा है वो करीबन 25,700 से 800 के आसपास। सभी एकदम से उस तरफ ऊपर के दायरे में जाने की गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पिछले हफ्ते काफी अच्छा हमने रुझान दिखाया था बाजार में। तो बाजार मेरे ख्याल से कुछ दिन तक, यानी कि हमने कल देखा, आज हम देख रहे हैं दायरेबंद कारोबार, शायद कल भी एक दायरेबंद कारोबार हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में मेरे ख्याल से जो गुंजाइश ऊपर की तरफ है 25,700 और 800 की, वो दिखाई देती है। और एक वजह जो हमें लग रहा है कि ऊपर का पड़ाव ये जो है वो हम तय कर पाएंगे कविता, वो है इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे जो कि 10 जुलाई से घोषित होना शुरू हो जाएंगे, उनके ऊपर से पर्दा उठेगा और हमें लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण होगा हमें ऊपर की तरफ जाने के लिए और वहां पर टिक पाने के लिए। तो और आपको ये भारत और अमेरिका के बीच में जो एक छोटी सी टैरिफ ट्रीटी की जो बातें हो रही है, वो भी अगर 1-2 दिन में हो जाती तो थोड़ा बहुत बाजार को सहानुभूति मिल सकती है। गौरांग, आपसे और भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करनी है, लेकिन रिलायंस को लेकर एक बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। रिलायंस अपने FMCG कारोबार की रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी में है। अब इसके तहत FMCG कारोबार को रिटेल से अलग करने की योजना भी है। क्या क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं इस खबर को लेकर? हमारी सहयोगी अंजलि पलोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, कैसा रीस्ट्रक्चर है और कैसे कारोबार को अलग किया जा रहा है, ज़रा कुछ बताइएगा। जी, रिलायंस अपने FMCG बिजनेस के लिए एक नई सब्सिडी बनाने जा रही है जिसका नाम होगा न्यू RCPL, यानी कि न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक डायरेक्ट सब्सिडी होगी। अभी FMCG बिजनेस सारा रिलायंस का 2 सब्सिडरीज के अंडर आता है। एक है रिलायंस रिटेल लिमिटेड और दूसरा है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जिसके अंडर RCPL
RCPL अभी आता है। तो इस रीस्ट्रक्चर में होगा यूँ कि जो RRL की कंज्यूमर ब्रांड्स का बिजनेस है उसे RRVL को ट्रांसफ़र किया जाएगा और RCPL जो है उसका भी सारा FMCG बिजनेस भी RRVL में अमेलगमेट किया जाएगा। इसके बाद सारा FMCG बिजनेस जो है वो RRVL के अंडर होगा और इस पूरे बिजनेस की एक फिर नई सब्सिडी बनाई जाएगी जिसका नाम न्यू RCPL होगा। इस पूरे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए NCLT को रिलायंस ने अप्रोच किया था जिन्होंने रिलायंस समूह की 4 कंपनियों का ये रीस्ट्रक्चरिंग अभी के लिए अप्रूव किया है। इसके पीछे जो कारण बताया है रिलायंस ने वो एक था कि जो FMCG बिजनेस है वो अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है जिसके लिए काफ़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे एक नए सब्सिडरी के साथ। और दूसरा कारण ये भी बताया था कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूडेड है जो कि रिटेल से काफ़ी अलग बिजनेस होता है, इसीलिए रिलायंस का ये कहना है कि अपने FMCG बिजनेस के लिए एक नई सब्सिडरी की उन्हें ज़रूरत है और अब इसी प्लान को वो आगे लेकर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी डिटेल्स आपने आई हैं हमारे साथ साझा की हैं। गौरांग, आपके पास मैं आऊँगी क्योंकि अब FMCG कारोबार को रिटेल बिजनेस से अलग करने की तैयारी की जो खबर है यहाँ पर, और NCLT ने इस कंपोजिट स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। आप इसको कैसे देखते हैं और ओवरऑल अब किस तरह से पूरा रिटेल वेंचर का स्वरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो कविता, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये जो खबर आई है इस पर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि जो भी राय निवेश लायक रणनीति की आपके समक्ष रखेंगे कविता, ये हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देता है तो शायद उनका लंबी अवधि के लिए इमेज हो सकता है। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात है कविता, तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद है कि काफी लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हमारी पहले तो निवेश की राय रही है। बहुत सारे भिन्न विभिन्न कारोबार है, उसमें से एक कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट किया गया, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिस पर भी लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। और आए दिन हम ये भी सुनते हैं बाजार में कि और एक कंपनी शायद या और एक कारोबार अलग रूप से डीलिस्ट किया जाएगा, क्षमा चाहता हूं, अलग करके लिस्ट किया जाएगा, जिससे वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बनती है, लेकिन मैनेजमेंट से अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं। ये जो खबर आई है मेरे ख्याल से ये पूरा जो थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ रिटेल कारोबार है उसको एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास है, जिससे मेरे ख्याल से कारगर रणनीति एक ही कंपनी के तहत आप लागू कर सकेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। 2-3 कंपनियां होती है तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति हो जाती है। तो अगर एक ही छत के नीचे लाया जाता है पूरा कंज्यूमर या रिटेल कारोबार, तो वो लंबी अवधि के लिए कारगर साबित होगा, जहां तक नए तौर पर इस रिटेल या कंज्यूमर बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा जमीनी स्तर पर। ऑलराइट गौरांग, और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तेज़ी वाले इस बाज़ार में नायका की हम बात करते हैं, जहां पर ये स्टॉक आज दबाव में है और इसके तमाम फैक्टर्स जो हैं हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। लेकिन उस बीच क्योंकि अब हमने रिलायंस पर बातचीत कर ली है, थोड़ा सा फार्मा की सेहत पर मैं बातचीत करना चाहती हूँ आपसे, और जो हमें काउंटर्स में तेज़ी देखने को भी मिल रही है। नैटको फार्मा, अजंता, इप्का लैब्स, ओवरऑल पूरा मूड और माहौल आज के दिन के लिहाज से तो हमें काफ़ी बढ़िया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मार्केट कैप स्पेसिफिक कंपनी पर आपकी कवरेज जहां पर आप इस तेज़ी को ध्यान में रखते हुए कोई रणनीति सुझा सके? कविता, आपने जो नाम लिया शायद वहां पर कवरेज है, नैटको फार्मा वगैरह में, इप्का लैब्स वगैरह में शायद हो सकती है, लेकिन निर्णायक तरीके से जो जहां पर मेरी याददाश्त मजबूत है, अगर मुझे ठीक तरीके से याद है, तो मैं दिग्गज में कुछ कंपनियों के नाम लेता हूं जहां पर हमारी रिसर्च टीम की खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन। इसके अलावा एक नाम आपने नैटको फार्मा के लिया, औरबिंदो फार्मा और एक है जहां पर खरीदारी की राय है, ग्लेनमार्क है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है, ग्रैन्यूल्स है। मैं मानता हूं कविता कि ये जो फार्मा क्षेत्र है, भले वो लटकती हुई तलवार अमेरिका में टैरिफ के रूप में फिलहाल असमंजस परिस्थिति का परेशान कर रही है बाजार को, फार्मा क्षेत्र को खास करके, लेकिन वास्तविकता हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कविता, कि हिंदुस्तान, भारत हमारा जो देश है,
ये पूरी विश्व भर के लिए दुनिया की दुकान थी, है और रहेगा। इस स्तर से भारत को वंचित करने के लिए कोई ऐसा देश खड़ा नहीं होगा आने वाले काफी लंबे भविष्य में भी, जो इस वास्तविकता को बदल सकता है। एपीआईज, सीडीएमओज और जेनरिक्स, ये सभी जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई है, मेरे ख्याल से खास करके सीडीएमओ सेगमेंट में वो काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है आने वाले भविष्य में। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और नायका की भी बात हमें करनी है, लेकिन तब तक हमारे सहयोगी अभिषेक सदर हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इसके अलावा एक जो थीम जो चल रही है, तमाम एक्सपर्ट से जब भी बातचीत होती भी है, और थोड़ा सा मैं ये लंबे अंतराल के लिए सवाल आपसे पूछ रही हूँ, यही वो समय है जहाँ पर लोगों को अगले 6 से 9 महीनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में अगर रणनीति बनानी हो तो सही तरीके से थीम्स को प्ले करना होता है। कुछ एक्सपर्ट से जब बातचीत होती है तो आजकल जो कॉमन थीम सामने आती है वो है कंजम्पशन की। रूरल पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैंक कर रहे हैं। क्या जियोजीत में आपने किसी भी तरह की थीम्स अगले 6 से 9 महीने के लिए पकड़ी है? कंजम्पशन क्योंकि एक स्टोरी जो फोकस में रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स। मॉनसून का हाल तो हम देख ही रहे हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स को भी हम देख रहे हैं परफॉर्म करता हुआ। अब कंजम्पशन को लेकर और तमाम ट्रिगर्स को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में गौरांग किसी को अगर कुछ प्ले करना हो, प्ले आउट करना हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है? तो कविता देखिए, पहले तो जहां तक हमारा विश्लेषण जो है या फिर हमारी विचारधारा लंबी अवधि की, वो कम से कम साल, यानी कि 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने होनी चाहिए। 6 महीने में तो बहुत छोटा अवधि हो जाती है समय सीमा की, तो उस पर तो हम सक्षम नहीं है। 6 महीने या 1 साल से कम की समय सीमा से कोई किसी भी तरह का निवेश लायक रणनीति सामने निकले। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर देना का प्रयास करता हूं। पहले तो जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में 12,75,000 की जो घोषणा की है, जहां पर आपको किसी प्रकार का कर यानी कि टैक्स नहीं भरा जाएगा, उसकी जो सकारात्मक जमीनी स्तर पर खपत को लेकर के जो बढ़त दिखेगी, वो शायद आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के नतीजे जब आना शुरू हो जाएंगे या उसके पश्चात, तब आते हुए दिखेगी। पहली बात। दूसरी बात, जो मेघराज का आशीर्वाद हमारे देश पर रहा है और आने वाला, अभी तो काफी दिन देखने हैं, काफी हफ्ते देखने, 2 महीने करीबन बारिश के और देखने हमें। अगर निर्णायक तरीके से जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, पूरे भारतवर्ष में अच्छा फैलाव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वर्षा का, तो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो हमारी बड़ी जनसंख्या है, हमारे किसान भाई बहन, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पैदावार इस साल भी ऐतिहासिक स्तर पर होने की उम्मीद है, जिससे एफएमसीजी कंपनी को जो वॉल्यूम्स होते हैं कविता, उसमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। कौन सी कंपनियां हैं? तो HUL, IT, स्कूट, कैसे तो काफी लंबी सूची है कविता, लेकिन 4-5 नाम ले लेता हूं ताकि आपके दर्शकों को समझने में सहूलियत हो जाए। HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर और डाबर, ब्रिटानिया और नेस्ले, ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की सूची में। और मैं मानता हूं खपत दोनों ही तरफ, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी से जुड़ी हुई कंपनियों को इस इस जमीनी स्तर पर जो बदलाव हुआ है उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। ऑलराइट गौरांग, चलिए